मैं हूं अंजर रुपारी। आज हम बात करेंगे कतर के रोल की, खास तौर से अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर के जिस तरह से कतर ने अपना रोल प्ले किया है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ तालिबान, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। बावजूद इसके कतर ने जिस तरह से रोल अदा किया, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर बैठे और नतीजा ये हुआ कि 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका बहुत ही इज्जत के साथ अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब हुआ है। और जाहिर है कि कतर यहीं पर नहीं रुका है, बल्कि उसके साथ साथ जब अमेरिका वहां से निकल रहा था तो बड़े पैमाने पर जो विदेशी हैं और खास तौर से जो अमेरिकी हैं, उन तमाम लोगों को बड़े पैमाने पर वहां से उसने निकलने में मदद करी। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फौजें पूरी तरह से निकल गई तो उसने तालिबान के साथ मिलकर के तालिबान की सरकार को हर तरह से सहयोग देने का प्लान किया, हर तरह से कोशिश की। और साथ ही साथ जो ये एक आशंका जताई जा रही थी कि सिविल एविएशन अफगानिस्तान का वो कैसे रन करेगा, चूंकि तालिबान को उस तरह का तजर्बा नहीं है, तो कतर ने अपने आप को आगे पेश किया और सिविल एविएशन सेक्टर में आकर के हर तरह से तालिबान सरकार की यहाँ पर मदद करता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम पहलू है कि आखिर कतर का रोल क्या कुछ रहा है अफगानिस्तान, और खास तौर से जहां जिस देश के अंदर अगर हम देखें स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कतर सामने आया है और खुल करके उसने तमाम लोगों की मदद की है। और ये चीज हमने अफगानिस्तान में देखी, इससे पहले हमने गाजा के अंदर देखी है। तो ये तमाम चीजें हैं, इन तमाम पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत को वहां से क्या कुछ सीख मिल रही है, क्योंकि हमारे साथ एम्बेसडर केपी फैबियन साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, जो कि कतर में एक लंबे समय तक अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। वो हमारे साथ हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ राज्यसभा के वरिष्ठ पूर्व नेता और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल मोहम्मद अदीब साहब हैं, उनसे हम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आपको अफगानिस्तान की काबुल लेकर के चलेंगे, वहां पर हमारे साथ मोहम्मद अली हकीम यार साहब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं, काबुल ही हम सीधे चलते हैं। अली हकीम यार साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे इस वक्त अगर हम अफगानिस्तान के हालात को आपसे समझना चाहें, क्योंकि अफगानिस्तान के हालात को लेकर के सिर्फ यूरोप नहीं, सिर्फ अमेरिका ब्रिटेन नहीं, बल्कि भारत भी चिंतित है। क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं? जीवार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हालात को लेकर तो चीज़ें बहुत नॉर्मल है। यानी अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, ग्राउंड चेक आप रखेंगे रियलिटीज पे, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मूव कर रहे हैं, फॉरेन मीडिया को इजाजत है कि आके अपनी कवरेज दे, पॉलिटिकली चीज़ें मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है जिसमें टाइम लगेगा। दिस इज अ क्लियर फैक्ट। रातों रात 1-2 महीने में कुछ चीज़ें नहीं होते। इंटरम सेटअप आ चुका है। जो फंक्शनिंग, जो मेजर मिनिस्ट्रीज है जिनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए, सिक्योरिटी के रिलेशंस हो, इंटीरियर हो, फॉरेन हो, ये सब चीजें ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। बहुत लेटली न्यूज यही है कि अभी अफगानिस्तान में जो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने जितनी भी एम्बेसडर्स हैं जो अफगानिस्तान में अभी प्रेजेंट सर्विसेज अपना प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग, और जो नहीं है, जो बाहर जा चुके हैं, सबको इन्होंने इनविटेशन दिया है कि अब दोबारा ये अपने डिप्लोमेटिक काम अपने रिज्यूम कर लीजिए, यानी रिज्यूम होना चाहिए। तो हम चीजें देख रहे हैं कि स्लोली चीजें आगे बढ़ रहा है। हाउएवर, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कतर के ऊपर जब हम बात करते हैं, एक चीज को हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि कतर का उतना ही इम्पोर्टेंस है इस पूरे प्रोसेस में जितना किसी और देश का है। लेकिन कतर ने यहाँ पे बहुत अच्छा शानदार तीर मारा है, और तीर इनका ये है कि जितनी भी देश है, चाहे आप मेगा जायंट कंट्रीज का नाम ले लीजिए, उसमें रशिया हो, उसमें चाइना हो, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज हो, ईयू हो, यूनियन, अमेरिका जब यहाँ से एग्जिट कर चुका है, इन सब के बाद अप फ्रंट सीट कतर का है।
ये अपने आप में इतनी टाइनी एक छोटा सा स्मॉल कंट्री के लिए इतना इतना जायंट स्टेप लेना इतनी कम समय में अपने से कम नहीं है। आप देख लीजिए जिस तरह ही एग्जिट हुआ है, खुद कतर का एम्बेसडर यहाँ पे पर्सनली हेल्प कर चुका है इवैक्यूएशन में, नंबर 1। खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से ये पूरा उनका अपना इतराफ है, एक कन्फेशन है, वो कन्फेस कर रहे हैं कि कतर का सपोर्ट सिग्निफिकेंट रहा है इनके लिए। यानी जितनी भी इवैक्यूएज हुआ है, सबसे ज्यादा जो लोग इवैक्यूएट हुआ है वो दोहा में गए, कतर में गए। ये देख लीजिए अपने आप में एक बहुत ज्यादा एक जायंट लीप है पॉलिटिकली। साथ साथ में काबुल एयरपोर्ट का दोबारा नॉर्मलाइजेशन करने के लिए कतर का बहुत ज्यादा अपना इम्पैक्ट। यानी कतर का रोल हम चाह के भी, कतर एक ऐसा चीज है, इट्स एन एलिफेंट इन द रूम, कतर है। यानी जहां तक अफगानिस्तान के प्रेजेंट हालात है, फ्रॉम 2013 अप टू नाउ, ये टाइम के साथ कतर का रोल बढ़ चुका है। यानी हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई दूसरा देश अभी फिलहाल इतना इंपॉर्टेंस और इतना सिग्निफिकेंस और इतना इन्फ्लुएंस रख सकता है अफगानिस्तान के ऊपर। हाउएवर इसमें कुछ चीजें हैं जो विद टाइम इंप्रूव हो सकता है। गर्ल्स एजुकेशन है, ये चीजें विद टाइम इंप्रूव हो जाएंगे। हमारे पास एग्जांपल्स है पूरी दुनिया में, जो किंगडम्स है उनमें बहुत से ड्रॉबैक्स है। यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जो अपने आप में टाइम मांगता है, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें बढ़ जाएंगे। आई नो, मैंने अभी रिसेंटली उनके जो कतर के राशिद मोहम्मद अल खातिर है, उनकी मैंने स्टेटमेंट सुना है। उनके वो वजह है वो बात कि हम गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर अफगानिस्तान से और ज्यादा उम्मीदें हैं, जो कि आई बिलीव पर्सनली, मेरा असेसमेंट है कि विद टाइम चीजें आएंगे। लेकिन उसका जो फ्रेम होगा हमारा खुद कल्चरली, जो अफगानिस्तान के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स उनको सामने रखने के बाद, उस पैरामीटर को सामने रखने के बाद, फिर हम एक ऐसे सिचुएशन में होंगे आने वाले कुछ महीनों में कि हम देखेंगे कि बहुत पॉजिटिवली चीजें मूव करेंगे। ये जो फुर्सत है अफगानिस्तान में मिलने का, लोग दूसरे देशों को कतर से सीखने का टाइम है। अगर हम देखेंगे 2013 से जब से ऑफिस ओपन हुआ है तालिबान का कतर में, वहां से यहां तक जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस इन्होंने अचीव किया है, शायद ही हालिया तारीख में किसी और देश ने इतना किया हो। अब जबकि एम्फसाइज कतर का हमेशा यही रहा है कि ये नेगोशिएटर का काम करेंगे, इनका काम ये होगा कि किसी का साइड नहीं लेंगे, इनका असल काम यही है कि ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट के जितनी भी साइड्स उनके साथ ओपन रहेंगे। आप कतर को देखेंगे, इनका इन्फ्लुएंस सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है। अच्छा, आपने जो है कतर के फॉरेन मिनिस्टर के एक बयान का जिक्र किया। एक चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा को लेकर के जिस तरह से कतर ने अपनी चिंता जाहिर की है, अपनी एक तरह से ये कहा जाए कि नाराजगी जाहिर की है, और ये कहा है कि अगर इस्लाम के मुताबिक ही आपको चलना है तो कतर से सीख सकते हैं। क्या ये माना जाए कि कतर उस चीज को लेकर के जो वो उम्मीद कर रहा था कि तालिबान का जो रिजीम है, जो अपने आप को इस्लामी मुल्क होने का दावा कर रहा है, इस्लामी शरीयत पे चलने की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पीछे हो रहा है और तालिबान आगे बढ़ रहा है, शरीयत और इस्लामी जो रूल्स है सरकार चलाने के वो पीछे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से इस तरह का बयान सामने आया? जी बिल्कुल वैलिड बात ये है। असल में वैलिड बात एक पूरा एस्पेक्ट समझना चाहिए। ये जो कतर का आज जो बयान आया है, एक कतर के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। कतर 4 साल पहले, यानी 4-5 साल पहले तक अमेरिकन इनको अग्रेसर के नाम देते थे, यानी ये सबसे ज्यादा फंडिंग करते थे टेररिस्ट को। उन चीज को साइडलाइन रखते हुए उसने जितने इंप्रूवमेंट किया है, वो कहते हैं रीजन में पूरा ये प्रॉब्लम इशू करवा रहे हैं। इतना बड़ा इशू जब मिडिल ईस्ट में सॉल्व हुआ, जिसमें कतर का अपना बहुत ज्यादा रोल रहा है, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को दूर किया है, दोबारा जीसीसी कंट्रीज में उनका इंक्लूजन हुआ है। तो बड़े काम जब कर सकते हैं, ये अफगानिस्तान में गर्ल्स एजुकेशन छोटे काम है। हाँ ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि इसमें कतर का बहुत वैलिड पॉइंट आया है, लेकिन टाइम अभी जल्दी है। ये प्रीमेच्योर स्टेटमेंट्स है मेरे हिसाब से। बिल्कुल प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है, थोड़ा इंतजार किए जाने की जरूरत है। एम्बेसडर केपी फेबिन, आपसे अगर हम चीजों को समझना चाहें, जिस तरीके से कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि महिलाओं की जो शिक्षा को लेकर के जो तरीका अपनाया जा रहा है, वो अफगानिस्तान को बहुत पीछे छोड़ देगा। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर
इस्लामिक रूल्स को ही समझना है तो कतर से बहुत कुछ सीखे जाने की जरूरत है। एक तरह से अपनी नाराजगी यहाँ पर जाहिर की है, आप उसे कैसे देखेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि कतर का क्रिएटिव डिप्लोमेसी राइट। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम सब लोग ठीक से देखना है। आप जानते हैं कि 3 साल के ऊपर सऊदी अरेबिया और यूएई और बहरीन कतर को बॉयकॉट किया, याद है? लेकिन कतर ने इनके बारे में कोई बैड वर्ड्स, खराब चीज कतर ने न कहा। बिल्कुल। कतर ने सिर्फ कहा कि हमारा होप है कि एक दिन सब चीज बैठकर डिस्कस कर सकता है। कतर ने कहा नहीं, ये जो आपने किया ये ठीक नहीं, ये बुरा है, नहीं। इसके मतलब है कि कतर का डिप्लोमेसी क्रिएटिव है। और अफगानिस्तान में जैसे हमारा दोस्त मोहम्मद अल हकमियत कहा और या अदीब साहब भी कहा, ये है कि अभी अफगानिस्तान में एक रियल प्रॉब्लम है कि विमेन्स राइट्स रेस्पेक्टेड नहीं है। इनको काम पे जाना मुश्किल है, गर्ल्स को स्कूल जाने भी मुश्किल है। सब लोग ये कंडम करते हैं, मीडिया में आते हैं। कतर ने क्या किया? कतर का फॉरेन मिनिस्टर काबुल में था और उन्होंने खुद तालिबान को कहा, देखिए ये ठीक नहीं है, ये इस्लामिक लॉ नहीं है। कतर में भी हम इस्लामिक लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन कतर में लेडीज काम करते हैं, लेडीज हायर एजुकेशन में जाती है ना? इसलिए ऐसे बातचीत करना, डिप्लोमेसी से बातचीत करना, ये कतर करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मीडिया में तालिबान को कंडम करना, ये उसे कुछ फायदा नहीं है। मैं भी विमेन्स राइट्स के लिए है। मेरा विचार है कि जो तालिबान करते हैं ठीक नहीं है, लेकिन सिर्फ पब्लिकली कंडेमनेशन, उससे कोई फायदा नहीं है। उनसे डायरेक्ट कहना चाहिए, देखिए ये हम एक दोस्त के रूप में आपको कहते हैं, ये ठीक नहीं है, आप सोच लीजिए। इसलिए मेरे ख्याल से कतर का क्रिएटिव डिप्लोमेसी बहुत अच्छा है। और जैसे कहा, वो दोहा में उनको एक ऑफिस खोलने के लिए मौका दिया और सपोर्ट दिया, वो कारण से उन्होंने एग्रीमेंट किया फरवरी 29, 2020। और अभी देखेंगे। और मेरे ख्याल से तालिबान को एनकरेज करना है, उनको खुद कहना है जो आप करते हैं, नॉन इंक्लूसिव गवर्नमेंट वगैरह, ये ठीक नहीं है। और ये कहने के लिए कतर, मेरे ख्याल से कतर को ये कह सकता है और उससे अच्छा रिजल्ट, मेरा इच्छा है, मेरा होप है, हो जाएगा। और दूसरे लोग कतर के सामने ये कहना है, इंडिया भी, भारत का फॉरेन पॉलिसी भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बिल्कुल, ठीक है। आदिब साहब, एक चीज, जिस तरह से केपी फैबियन साहब ने, मिस्टर साहब ने ये बात कही कि थोड़ा सा इंतजार किए जाने की जरूरत है,
और जो कतर की एक क्रिएटिव डिप्लोमेसी होती है, वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उसका प्रेज किया जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और अगर उसको उस तरह से समझते हुए तालिबान अफगानिस्तान जो है आगे बढ़ता है, तो ये इसके हक में बहुत अच्छी चीज है। लेकिन एक तरफ अगर हम देखें, चाहे अमेरिका की हम बात करें या फिर यूरोप की हम बात करें, अमेरिका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात करता है। अमेरिका कहता है कि अफगानिस्तान में सब कुछ चीजें हो रही हैं और फंड कलेक्शन की भी बात की जाती है। लेकिन वहीं तालिबान जब डिमांड ये करता है कि जो उसके अफगानिस्तान का एसेट अमेरिका और यूरोप में एक तरह से रोक लिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, उसे दे दिया जाए, तो अमेरिका उसको नहीं देता है। इसे आप कैसे देखें? देखिए, एम्बेसडर साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ, बिल्कुल बुनियादी बात है। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि तालिबान में दो ग्रुप, इस वक्त दो सोचें हैं। एक वो सोच है जो दोहा में बैठकर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जरिए उन्होंने दुनिया को समझा है, और कुछ वो लोग हैं जो पुरानी सोच के तालिबान के पाबंद हैं। तो वो क्लैशेस हैं, इसलिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, पहली बात। और ये जो दोहा का रोल है, प्रैक्टिकली दोहा ने अमेरिका की मदद की है, क्योंकि अमेरिका यहाँ से भागना चाहता था। 20 साल इसको हो गए। आप कोई जंग फौज से तो हरा सकते हैं, अवाम से कोई फौज नहीं हरा सकती। कोई फौज किसी को नहीं। आपने बांग्लादेश में भी देखा कि बांग्लादेश में उनकी पाकिस्तान की पूरी फौज थी, अवाम से नहीं जीत सके। यही शक्ल अमेरिका की भी हुई है। तो कोई जो दोहा ने जो रोल अदा किया है, अभी उसका रोल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि दोहा ही एक ऐसा कंट्री है जो तालिबानियों पर और अफगानिस्तान पर वो चीजें दे सकता है जिसका उसने कल बयान दिया है कि भाई आपको आज के हालात में, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, हमने भी, दुनिया की कोई कौम आज के दौर में अगर औरतों के हुकूक छीनती है तो उसको सिविलाइज मुल्क नहीं कहा जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी है, और हमारी हुकूमत जो है वो उसको अभी तक पता नहीं है करना क्या है। एक तरफ उसको तालिबान के जरिए यूपी का इलेक्शन भी लड़ना है, इसलिए उसको मीडिया के जरिए सुबह शाम इस हद तक जाना है कि जो हमारा तालिबान ऑफर कर रहा है, वो ये कह रहा है कि आप अपनी फ्लाइट शुरू करिए, हमारे साथ तिजारत करिए, वो एक रास्ते खोल रहा है। अगर इंडिया से हमारा सदियों का ताल्लुक है अफगान से, अगर रास्ते खुल जाएंगे तो हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो है, हम उस पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की जो डिप्लोमेसी है आज की सरकार की, वो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वो इलेक्शन को मद्देनजर रखकर उस तालिबानी इशू को लेकर आज हिंदुस्तान में यूपी के हर इलाके में हर मुस्लिम को तालिबानी क्रिएट कर रहे हैं। उसके रिपरकेशन का अंदाजा उनको नहीं हो रहा है। हालांकि ये ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान को ये बात समझ में आ गई है कि हिंदुस्तान के बगैर उनका गुजारा नहीं है। हम सबसे बड़े डोनर थे उनके, सबसे ज्यादा हमने उनके साथ सहयोग किया है, और हमारे साल के रिश्ते हैं। और ये बेहतरीन मौका था हमारे लिए है कि हम उनसे एक चैनल शुरू करके, और जो एग्जैक्टली जो उनके यहाँ अंदर भी एक खलफिशात लगता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहलाते थे कि भाई ये बहुत प्रोग्रेसिव हैं और उन्होंने अमेरिका के साथ सर्टेन डील की हैं, तो दे आर बाउंड टू कंपाइल दैट डील। जो भी उन्होंने किया है उस पर वो जरूर कोशिश कर रहे होंगे, जिसमें ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स और डेमोक्रेसी, ये बुनियादी चीजें हैं जिसपे उनको ये मौका मिला है। अदित साहब,
एक सवाल जी आपसे, एक हम सवाल ये समझना चाहेंगे कि जाहिर है कि 20 साल की जो लड़ाई थी अमेरिका और तालिबान अफगानिस्तान के बीच में, ये जो पूरी लड़ाई थी, जाहिर है कि मीडिएटर के तौर पर कतर ने एक रोल प्ले किया और नतीजा ये हुआ कि जो है अमेरिका वहां से आसानी के साथ, इज्जत के साथ निकल गया। हम अपने पड़ोस में भी बहुत सारी लड़ाइयों को देख रहे हैं, हम भी जो है आतंकवाद का आए दिन शिकार होते रहते हैं। हमारे पास भी जो है मुस्तकिल ये कहा जाए जब से बंटवारा हुआ है तब से जो है पड़ोसियों से हमारे ताल्लुकात खराब ही चल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होती रहती है, आए दिन जो है जंग की सिचुएशन क्रिएट रहती है। कतर ने एक तरह से ये मैसेज दे दिया कि बातचीत के जरिए से मसलों को हल किया जा सकता है। क्या कतर का ये जो पूरा डिप्लोमेसी जिसकी तरफ इशारा किया एम्बेसडर केपी फैबियन साहब ने, कि जो है जो क्रिएटिव डिप्लोमेसी है कतर की, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारे अपने जो है सरकार को इस चीज को समझना चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए। अदीब साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? अच्छा, मुझसे आपने सवाल किया? जी जी, समझा आपने एम्बेसडर साहब से बात की। नहीं, मैं समझता हूँ कि कतर का रोल जो है हाँ बहुत ही अच्छा था, और कतर के ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर कोई दूसरा मुल्क होता, यानी सऊदी अरेबिया का कोई रोल इसमें अब नहीं है, क्योंकि उनकी आपस में मामलात हैं। शुरू के जो पहला तालिबानी रिजीम है, इट वाज स्पॉन्सर्ड, इट वाज सपोर्टेड बाय सऊदी अरेबिया। उस वक्त सऊदी अरेबिया ने इस रिजीम को पढ़ाया था, लेकिन कतर ने जो ये स्टैंड लिया है उसमें सर्टेन चीजें इन्वॉल्व की हैं। जब ही अमेरिका भी उनके साथ बैठा है और उसने अपने यहाँ मेजबानी की है, कुछ कंडीशंस तय हुई हैं, और इसके लिए कतर को सराहना चाहिए, क्योंकि जब वहां से आदमियों के इवेक्शन की बात हुई और वहां से लोगों को बाहर निकालने की बात हुई, वहां भी कतर सबसे पहले पहुंचा और सबसे ज्यादा उसने वहां से लोगों को बाहर किया जो अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते थे। उनके जो एविएशन, जो एक ही रास्ता है दुनिया से कनेक्ट करने का, हवाई जहाज का, वो एयरपोर्ट भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ तो मैं समझता हूं निकाला ही नहीं है, सिर्फ निकाला ही नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर निकलने के बाद, लोगों को निकालने के बाद जो रिलीफ वर्क किया गया है, जहाजों से जो सामान खाने पीने का पहुंचाया गया है, वो भी एक बड़ा कदम है। क्योंकि देखिए, चाइना का मामला है, वो अपनी स्पेस चाहता है, वो फाइनेंशियल एड तो देगा, फला करेगा, और अभी रिकग्नाइज भी नहीं कर रहा है, लेकिन देख रहा है कि यूरोप अभी डरा हुआ है, तो चाइना वहां अपने लिए वो जो तमाशे करता है हर मुल्क के साथ वो करेगा। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ वो दोहा कर सकता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। अली, आप कुछ कह रहे थे? जी वारिस साहब, 2-3 पॉइंट्स है जिसको मुझे अगर इजाजत मिले कि मैं क्लियर कर सकूं। सबसे पहले पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान का लगभग 35 मिलियन पॉपुलेशन है। जितनी भी कंट्रीज है, ये टाइम असल में डिमांड नहीं है, ये टाइम है आगे आने का और सपोर्ट करने का, ताकि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट ना। सबसे बड़ा गलती यूनाइटेड स्टेट्स का आप देख लीजिए, उन्होंने अफगानिस्तान का जो पब्लिक एसेट है उसको रोका है। इनका क्या मतलब? इसका कोई सेंस नतीजा ही नहीं बनता। ये तो बिल्कुल वो बच्चों वाली बात है ना, किसी को आपने कुछ खिलौना दे दिया, कुछ बातचीत चला नहीं, आपका उनके साथ वापस दिया। ये तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जितनी भी दुनिया में चाइना को क्रिटिसिज्म मिल जाए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए चाइना। लगता है कि थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से हमारा संपर्क है, हम सुन नहीं पा रहे हैं हकीम साहब को। केपी फैबियन साहब, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जो चीज हमने अदीब साहब से कही थी, वो ये कि आपने जो एक क्रिएटिव डिप्लोमेसी की बात की, जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कंटिन्यू खराब रहते हैं, और ये बात तय है कि पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये बात कही थी और उस चीज को लेकर के मिशन उन्होंने चलाया था। ऐसे में बिल्कुल हम आपके पास आएंगे जी।
ऐसे में क्या हमारी अपनी जो विदेश नीति है, जो हमारी अपनी डिप्लोमेसी है, उसको कुछ यहाँ से सीख मिलती हुई दिखती है आपको? देखिए, अफगानिस्तान के बारे में मैं और एक चीज कहना चाहता हूँ। जी। भारत ने करना था एक पब्लिक डिक्लेरेशन। हमको जानते हैं कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हालत बहुत बुरा है, मेडिसिन्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है और बच्चे लोग मर रहे हैं। हम डिक्लेरेशन करना था कि अगर यूनाइटेड नेशंस हमको अश्योरेंस देता है दो चीजों में, एक हमारे टीम को सिक्योरिटी, हमारे डॉक्टर्स और दूसरे लोगों को, टू जो औरत लोग काबुल में वो हॉस्पिटल में काम करती थी, डॉक्टर्स, नॉन मेडिकल, कोई बात नहीं, उनको भी उधर आने के लिए इजाजत देना है। अगर ये दो कंडीशंस ठीक है तो हम एक टीम को भेजेंगे और वो हॉस्पिटल टेक ओवर एंड रन इट फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। वी शुड हैव डन दैट, लेकिन हमने किया नहीं। हमारा विदेश मंत्री जी ने बहुत लंबा भाषण किया जिनीवा में 13 सितंबर, यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस था। हमने बहुत किया है अफगानिस्तान के लिए, ठीक है, अच्छा है, लेकिन अभी जब लोग मर रहे हैं, और देखिए यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि अंदाजा 75% ऑफ द अफगान पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर हम कुछ करते नहीं है तो 95% बिलो द पॉवर्टी लाइन होगा, ठीक है। तो हम सोचना है, और जो अदीब साहब ने कहा ये बिल्कुल ठीक है। फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडा वो मिक्स करना है। फॉरेन पॉलिसी है और राष्ट्र के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, उसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मत आना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह की डिप्लोमेसी में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। अली, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई। जी जनाब, बहुत माजरत के साथ बीच में शायद इंटरनेट का कनेक्शन हुआ था। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि चाइना को कॉम्प्लीमेंट इसलिए करना चाहिए कि उनकी जितनी भी असिस्टेंस होते हैं दुनिया के किसी भी देश में हो, लाखों डिसएग्रीमेंट के साथ, उनका एक पॉलिसी रहा है नॉट इंटरफेरेंस का। उनके पास कोई फेवरेट्स नहीं है कि ये बंदा अगर आप अपने गवर्नमेंट में रखेंगे तो हमारा ये कंडीशन बेस्ड हेल्प होगा। अगर आप कंडीशन बेस्ड चीजें रखेंगे तो ये हेल्प नहीं है, ये आपके जो नेशनल इंटरेस्ट है उस चीज को सोली परस्यू करना है। आपको ह्यूमैनिटेरियन एड या असिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए, सबसे पहले पॉइंट हमारा ये है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पे अफगानिस्तान में रहा 20 साल, इंडिया ने सपोर्ट किया, करेक्ट। अब अमेरिका वापस यहाँ से निकला, आपका अफगानिस्तान रीजन में है, आपके इस पूरे जो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया के जो कनेक्टिविटी है, रीजन है, आप अफगानिस्तान से अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे इन सिर्फ मुद्दों की वजह से। अगर ये इश्यूज है, कंडीशंस होंगे, तो फिर अफगानिस्तान भी जो प्रेजेंट सरकार है, इनका पॉलिसी क्लियर कट है, आप हमारे साथ हेल्प करेंगे, कंडीशंस नहीं होंगे आपके। अगर आप कंडीशंस रखेंगे तो फिर ये सरकार किसी भी हालत में हो, इकोनॉमिकली स्टेबल हो ना हो, फिर जो हिंदुस्तान में हालात हो रहा है, जितनी भी माइनॉरिटीज है, तो हम बोलेंगे तो वो भी इंटरफेरेंस होगा। होता है, ये क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हेल्प करना चाहिए, चाहे आप हॉस्पिटल्स में हो, चाहे डैम्स हो, कोई भी हो। इट वाज अ गुड टोकन, इट वाज अ गिफ्ट, इट वाज अ गुड टोकन। उसको आप यहाँ पे आके इन्विगोरेट कर लीजिए, हेल्प कर लीजिए, अपने कंडीशंस कंटिन्यू कर लीजिए। बिल्कुल, तो जितनी भी कंट्रीज है, सिमिलरली कतर का जो रोल है अफगानिस्तान में, इनकी जो असिस्टेंस है ओवरऑल, इन्होंने अपना अब ये चीज नोट करने का है
जो कतर ने यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं किया है कि आप हमारा फेवरेट्स लेके आइए। अभी क्लियर कट स्टेटमेंट आया है सरकार की तरफ से ताजिकिस्तान को, और सिमिलरली ईरान को स्टेटमेंट्स आए हैं, मीडिया में आप सर्कुलेट हो रहा है कि आप हमारे अफगानिस्तान को आप अपने एक सूबा, एक प्रोविंस, एक स्टेट की तरह आप प्लीज ट्रीट ना कीजिए। ये अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री है, जो भी सरकार आए हैं आप सरकार के साथ उनके साथ इकट्ठा होके आप हेल्प कर सकते हैं किसी भी डोमेन में। इट इज ओपन फॉर ऑल द कंट्रीज। जब एक बंदा बार बार ये कह रहा है कि प्लीज आप अपने सारे काम रिज्यूम कर लीजिए, टाइम चाहिए। जो अदीब साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हर चीज की अपना टाइम चाहिए मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए। गर्ल्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सरकार खुद भी इसको रियलाइज करते हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो अफगानिस्तान की जो कल्चरली जो अफगानिस्तान की सोसाइटी की डिमांड्स है, जो सेग्रीगेशन होना चाहिए गर्ल्स और बॉयज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ने देखिए, ये ऑक्यूलर विटनेस हूँ मैं इस बात पे, यूनाइटेड स्टेट्स का उतना ज्यादा यहाँ पे जितना दुनिया में दिखाया जा रहा है मीडिया के थ्रू, उतना मतलब उसकी एक अनार के दाने के बराबर भी यहाँ पे उनका कोई भी चीज यानी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितनी भी चीजें थी उन्होंने उठा के लेके गए, और जो थे दिमाग को तोड़ा दिया उन्होंने, काबुल में निकल लिए। देखिए हालात तो असल में मेरा ये कहने का मतलब ये सिंपल पॉइंट है, इंडिया को आना चाहिए, बिल्कुल अफगानिस्तान बिल्कुल इंडिया को आना चाहिए। अदीब साहब, लगता है आपको लगता है कि इंडिया का रोल ऐसी सिचुएशन में ज्यादा बढ़ जाता है? बहुत कम शब्दों में क्या भारत का रोल ऐसी सिचुएशन में ज्यादा बढ़ जाता है जिस तरफ अली इशारा कर रहे हैं? अदीब साहब अगर सुन पा रहे हो तो बताएं जी, बहुत कम शब्दों में। भारत का रोल मैं समझता हूं कि इस वक्त तो भारत के लिए सिचुएशन बहुत ही नाजुक हो गई है, क्योंकि हमने कई फैसले ऐसे कर लिए। देखिए, हमें मुल्क से बात करनी होती है, हमें पार्टी से नहीं। अब आप देखिए कि हम चले गए वहां के, अब की बार ट्रम्प जिंदाबाद जीतेंगे, उसका डैमेज हमें उठाना पड़ा। इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का वो खैर मकदम अमेरिका में नहीं हुआ, क्योंकि वो पार्टी बन गए। यहाँ पर भी ये हुआ है, मुल्क में जब उछल पुथल हो रही है, हम मुल्क का इंटरेस्ट देखेंगे, हम अपने कंट्री का इंटरेस्ट देखेंगे। सरकार जो भी आए, हमसे ताल्लुकात उसके ठीक होने चाहिए, हमारा पुराना रिश्ता उसके साथ है। हमने ये फैसला कर लिया कि नहीं, हम एक पार्टी हैं, पार्टी ये है कि हम इस पार्टी के खिलाफ हैं। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी पावर में आ गई, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डैमेज होता है। बिल्कुल दुनिया का दस्तूर ये है कि हम मुल्क से ताल्लुकात रखते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। हमारा इंटरेस्ट उस मुल्क से होता है। इस तरह की चीजें डैमेज करती है सिस्टम को। मैं समझता हूं कि हमने बहुत डिले किया है, और जैसा अभी एम्बेसडर साहब ने कहा कि हम लोगों को रिलीफ के लिए थोड़ा कदम आगे बढ़ाने चाहिए। एम्बेसडर साहब से सवाल है, एम्बेसडर साहब से सवाल है बहुत कम शब्दों में। एम्बेसडर साहब, क्या जो है हमें इस पे गौर करना चाहिए? आप मुझे पूछा? जी 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 नो, रिपीट कर दीजिए, सुना नहीं है ठीक से। नहीं, जिस तरह से अदीब साहब का मानना ये है कि जब कोई आदमी जो है देश से न बात करके पार्टी के रोल में चला आता है, तो उससे कहीं ना कहीं डैमेज होता है, और जाहिर है कि इससे विदेश नीति को नुकसान पहुंचता है, और ये पूरी तरह से सही है। आप इसे कैसे देखें? वो बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने कहा, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स मत मिक्स करना है, अलग रखना है। वो डिप्लोमेसी का फर्स्ट प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है, जो पावर में है एक देश में, उनसे हमेशा एंगेज करना है, बातचीत करना है, ना कहना है कि मैं उनसे बातचीत करेगा नहीं। ये ठीक नहीं है, ये डिप्लोमेसी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर केपी फैबियन साहब और अदीब साहब और अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े। जाहिर है भारत सरकार को भी सोचना है कि जिस तरह का संदेश कतर की तरफ से जो आया, जिस तरह का रोल प्ले किया है, क्या भारत ऐसा रोल प्ले कर सकता था?